अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मैनपुरी और खतौली का चुनाव इस बार बहुत हाई प्रोफाइल है और इसमें मैनपुरी सर्वाधिक डिमांड में है। मैनपुरी में समाजवादी गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी है और इस बार उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने ट्रम्प कार्ड डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। तो मैनपुरी में क्या होगा, इसकी चर्चा पूरे देश में है। क्या मैनपुरी अखिलेश यादव का साथ देगा? मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई वो सीट है। क्या नेताजी के बराबर ही डिंपल यादव को वोट मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिलेंगे, या फिर बीजेपी जिसने 44% वोट शेयर पिछली बार हासिल किया था, मुकाबला क्या कठोर मिलेगा? हालांकि बीजेपी का प्रत्याशी अब तक, जब मैं अभी डिबेट में हूँ, अभी तक प्रत्याशी नहीं आया, तो इसलिए अभी उनका कार्ड बंद है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव, खासतौर पर मैनपुरी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। ऐसा रामगोपाल यादव ने दावा किया कि यादव परिवार में संपूर्ण एकता है और डिंपल यादव का चयन इसलिए किया गया क्योंकि शिवपाल यादव की उस पर सहमति थी। और आज समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत, शक्ति प्रदर्शन के साथ डिंपल यादव का नॉमिनेशन मैनपुरी से फाइल करा दिया। समाजवादी पार्टी को जब भी कहीं बड़ा चैलेंज देना होता है और जब भी कहीं मैदान पर किसी बड़े कैंडिडेट को लाना होता है, तो डिंपल यादव को ही आगे किया जाता है। और डिंपल यादव ही उन सारे समीकरणों का, उन सारे संघर्षों का अकेले सामना भी करती हैं। कहीं के भी चुनाव रहे हों, फिरोजाबाद का, कन्नौज का, या फिर अब मैनपुरी का। तो डिंपल यादव इस बार क्या करिश्मा करने वाली हैं? नेताजी की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में डिंपल यादव का चयन हुआ है। ये जो लैंड है, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर देहात, एटा, इटावा, औरैया, ये सब समाजवादी पार्टी के ताकत और ऊर्जा का स्रोत रहा है। इस पूरे क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ताकत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता रहा है। और मैनपुरी तो वो सीट है जो 1996 के से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी से कोई ले ही नहीं पाया। लेकिन 2019 में बहनों भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि चुनौती मिली थी। क्यों चुनौती मिली थी? क्योंकि सपा और बसपा जब एक थे तब 44% का शेयर लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने चौंकाया था सबको। इस बार क्या होने जा रहा है? अब जब 22 में उपचुनाव है, नेताजी का निधन हुआ है और उनके निधन के बाद उस पूरे क्षेत्र में जो शोक, संवेदना और सहानुभूति की लहर है, और उस लहर के बीच समाजवादी पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड डिंपल यादव के रूप में प्रस्तुत किया है। बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं दिया। जब मैं आपके साथ अभी डिबेट कर रहा हूँ, बीजेपी का कैंडिडेट आने के बाद ही इस मुकाबले के बारे में कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकेगा कि यह मुकाबला बीजेपी कैसे लड़ना चाहती है। लेकिन अब तक के रुख के बीजेपी से पता चल रहा है कि कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट तो बीजेपी लाने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि ये मुकाबला समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव बनाम बीजेपी है। अब आपको मैं ले चलता हूं खतौली, मुजफ्फरनगर, जाटलैंड। राष्ट्रीय लोकदल की इज्जत दांव पे लगी है, लेकिन एक गलती हो गई राष्ट्रीय लोकदल से। उन्होंने स्थानीय प्रत्याशी ही नहीं दिया, एक बाहरी को लाकर वहां कैंडिडेट बना दिया। वो भी कौन? अपराधी और माफिया छवि के मदन भैया। खतौली से स्थानीय एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी इस पार्टी को नसीब नहीं हुआ जो खतौली में बीजेपी का मुकाबला कर सके। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 4 बार चुनाव हार चुके आपराधिक और माफिया छवि के एक व्यक्ति को
खतौली से टिकट दिया गया। इसको लेकर आरएलडी में नाराजगी है। इस नाराजगी के बीच भारतीय जनता पार्टी की राहें काफ़ी बेहतर हो गई हैं खतौली के भीतर। और रामपुर का मामला तो बहुत ही दिलचस्प है बहनों भाइयों। रामपुर, खतौली और मैनपुरी इस बार इतिहास रचने जा रहा है और इस बार का चुनाव इज्जत वाला चुनाव है और ये चुनाव तय कर देगा कि 2024 में किसकी क्या राजनीतिक हैसियत है और उत्तर प्रदेश में किस पॉलिटिकल पार्टी की कहां पर स्टैंडिंग है। दो पार्टियां उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से अब तक लगभग ओझल हो रही हैं। एक तो ओझल हो चुकी है, दूसरी ओझल होने की राह पे आगे बढ़ चुकी है। जो ओझल हुई है वो कांग्रेस है और जो ओझल होने की राह पर है उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो इन 3 सीटों के इक्वेशन, समीकरण, इनके मुद्दे, इनके मसले, इनका अतीत, इनकी राजनीति, इनके कैंडिडेचर, इन सब पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। पिताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा इस आने वाले चुनाव में। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर हैं। अभी हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी समय से नॉमिनेशन करेगी और कमल इस बार खिलेगा मैनपुरी में। मैनपुरी के लोग कमल का इंतजार कर रहे हैं। तो डिबेट है दिलचस्प, दिल थाम के सुनिए। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, सीपी राय जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, और शैलेंद्र दुबे जी दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। आनंद दुबे जी, अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, आप मैनपुरी से प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं। आखिर डिम्पल के खिलाफ बीजेपी से कौन लड़ेगा और बीजेपी डिम्पल के खिलाफ प्रत्याशी नहीं खोज पा रही क्या? नहीं ब्रिजेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी नामांकन के दिन बचे हुए हैं, समय बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तीनों जो उपचुनाव होने हैं, रामपुर, खतौली और मैनपुरी, इन तीनों के लिए कैंडिडेट देगी और उन पर लगभग आखिरी दौर में सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान हो सकता है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी। हमारे यहाँ एक फैसला लेने की एक व्यवस्था है कि प्रदेश में जो हमारे कोर कमेटी है वो नाम तय करती है, उसके बाद वो नाम सेंट्रल कमेटी को भेजा जाता है, फिर वहां पर चर्चा और परिचर्चा के बाद जो है कैंडिडेट्स के नाम का वक्त ज्यादा लग रहा है इस बार इस बात की चर्चा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने बताया ना कि थोड़ा एक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में भी। ये तो कोई समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति को फैसला करना है, वो बैठे और उन्होंने फिर नाम डिक्लेयर कर दिया, कार्यकर्ता केवल जिंदाबाद या मुर्दाबाद करने के लिए हो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं। अगला प्रश्न ये है कि क्या डिम्पल यादव की वजह से आप लोग दबाव में मैनपुरी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिम्पल यादव की वजह से कोई दबाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा अपने प्रदर्शन को लेकर दबाव रहता है कि हम कैसे बेहतर करें और कैसे जनता के सामने जो मुद्दे हैं उसको सही तरीके से रखें। जहां तक बात रही डिम्पल यादव जी की, तो एक बार वो अखिलेश यादव जी की सियासी जमीन बचाने के लिए फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ी थी 2009 में। अखिलेश जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने, शिवपाल जी ने, सभी लोगों ने जाकर वहां पर गली गली घूम घूम कर वोट मांगा था, फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। डिम्पल यादव इससे पहले भी चुनाव हार चुकी है, तो ऐसा नहीं कि कोई अविजित कैंडिडेट है या डिम्पल यादव के नाम एक बड़ा अनोखा रिकॉर्ड है जी। उत्तर प्रदेश में किसी के में दम नहीं था है अभी भी वो रिकॉर्ड तोड़ पाए। निर्विरोध लोकसभा सदस्य, निर्विरोध, किसी ने पर्चा नहीं भरा था डिम्पल यादव के खिलाफ, याद है आपको? नहीं, देखिए वो तो खैर पर्चा नहीं भरा था। अरे भाई, लोकसभा निर्विरोध। नहीं, वो तो देखिए जब निज़ाम किसी का हो तो कुछ भी किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी और हम दोनों चुनाव के मैदान में रहेंगे अपने अपने मुद्दों के साथ, अपने अपने वादों के साथ, और जनता फैसला करेगी कि किसको आशीर्वाद देना एक है। सवाल और है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस बार वो मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पा रहा जो बीजेपी मोमेंटम क्रिएट करती है चुनाव का, कोई बात है? नहीं, देखिए मोमेंटम लगातार आपस में कोई तालमेल? नहीं, मोमेंटम तो लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है ब्रजेश जी। आप देखिए ना, मुझे याद है कि पिछले दिनों जब रामपुर और आजमगढ़ के लिए लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे, मैं डिबेट पे था, समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता मेरे साथ अलग अलग समय पे डिबेट पे जुड़े, सब यही कह रहे थे कि कोई हवा नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, भाजपा हार रही है। आप देखिए दोनों जगह क्या स्थिति हुई समाजवादी पार्टी की, ना आजम खान साहब का घर बचा और ना आजमगढ़ बचा, दोनों जगह हार का सामना करना पड़ा। या जितने भी चुनाव हुए समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति जनता ने की, ये तो बताने की जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया मनोज जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा दबाव में है और आज भी नामांकन के वक्त आप लोग दबाव में दिख रहे थे, कारण? ये आपका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन जो वहाँ ये चुनाव जो है ये आम चुनाव की तरह नहीं है, क्योंकि ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि पूज्य नेताजी श्रद्धेय नेताजी का देहावसान हुआ है और उसी से ये सीट रिक्त हुई है। तो आपको कोई बहुत आडंबर इसलिए नहीं दिखा होगा कि चूंकि शोक का माहौल है और अभी सभी लोग शोकित हैं, और आपने जो अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में कहा कि ये चुनाव निश्चित रूप से संवेदनाओं, भावनाओं और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये चुनाव है। आम जनमानस, जो मैनपुरी की जो जनमानस है, वो बखूबी समझती है कि मैनपुरी को दुनिया के पटल पर, सैफई को दुनिया के पटल पर पहचान दिलाने वाले शख्सियत कौन थे? निश्चित रूप से नेताजी थे, जो दुनिया के पैमाने पर वो कम से कम जिला और वो गांव जाना गया। वहाँ के एक एक व्यक्तियों से जो नेताजी का सामाजिक व्यक्तिगत जो सरोकार था, वो मैं समझता हूँ कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई बार आपने नेताजी का व्यक्तिगत साक्षात्कार किया है और उससे बखूबी परिचित होंगे आप। मैं समझता हूँ कि ये मैनपुरी की जनता और वहाँ की माताएं बहनें, चूंकि नेताजी की पुत्रवधू डिम्पल यादव जी, वो डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जो कभी भी आपने देखा होगा कि राजनीति में इतने बड़े, और आपने ठीक कहा कि पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम से जो रिकॉर्ड है वो उन्हीं के नाम से है कि वो निर्विरोध एक महिला होकर के और देश के सबसे उच्च सदन के लिए सदस्य चुनी गई थी। समाजवादी पार्टी किसी तरह के दबाव में नहीं है। और आपके माध्यम, दर्शक भूल गए हो तो मैं याद दिलाना, चूँकि हमारे यहाँ भूलने की बड़ी बीमारी है। उस समय बीजेपी से जिनको टिकट मिला था वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे बीजेपी से टिकट पाने के बाद। मनोज जी गो अहेड। और बहुत सहजता से उन्होंने सहर्ष ज्वाइन किया। ये आज वाला दौर नहीं था। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई सहर्ष नहीं, बाद में उनको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया था, अकमेंडेट किया गया था। अब वो सब बातों पे मत जाइए, बस गो अहेड जी। और मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से कि वो मैनपुरी की जनता है। और मैं तो अभी आपसे बताना चाहूँगा कि मैं कई गांवों में भ्रमण किया हुआ हूँ। वो सब माताएं बहनें चाहे किसी जात समुदाय धर्म की हैं। प्रोफेसर साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि डिम्पल का कैंडिडेचर शिवपाल यादव से बात करने के बाद तय हुआ है। इज इट ट्रू? क्या सही है? देखिए, अगर प्रोफेसर साहब ने कहा बोला है मीडिया में, निश्चित रूप से सही बात है। परिवार के सभी लोगों की और वहां की जनमानस ये चाहती थी कि नहीं, पर एक बात बताओ, नेताजी के उत्तराधिकारी के रूप में डिम्पल यादव जी को ही चुनना चाहते हैं, क्योंकि वहां के लोगों से लगातार संवाद करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सवाल जी जी। फिर शिवपाल यादव इतना ऐठे ऐठे क्यों घूम रहे हैं? आज नॉमिनेशन में भी नहीं दिखे। नहीं, जब बात हो गई थी, सब तय हो गया था, तो फिर ये क्यों? देखिए, परिवार में कहीं कोई लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग थे, आदित्य थे, सभी लोग थे और सब एक है। वहां की जनमानस ने तय करा है। शुक्रिया मनोज जी। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित और करूंगा। आपके माध्यम से कहूंगा कि पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। अनिल दुबे मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव। शुक्रिया आपका दुबे जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं अब तक ये गुत्थी नहीं सुलझा पाया हूँ कि खतौली आपकी पार्टी का गढ़, वहाँ आपको कोई स्थानीय व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला। आपने एक आपराधिक छवि के एक माफिया को, जो अपना 4 चुनाव खुद हार चुका है गाजियाबाद से, उसको ले जाके आप खतौली से जबरदस्ती चुनाव लड़ा रहे हो। क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? ब्रजेश जी, आपको कुछ गलत जानकारी मिल गई। मदन भैया पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। कौन नहीं जानता मदन भैया? डीपी यादव को आप कैसी बात नहीं, कर रहे हो? डीपी यादव की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ मदन भैया की बात हो रही है। और मदन भैया के ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। 4 बार वो विधानसभा के सदस्य रहे हैं
बहुत ही लोकप्रिय हैं, लोनी से बहुत नॉमिनल वोटों से चुनाव हारे थे। और खतौली की जनता ने समाजवादी मैं पार्टी आपको के बताऊं राष्ट्रीय कितनी लोकदल बार वो के हार चुके हैं, मेरे कार्यकर्ताओं पास कहीं लिखा होगा। देखिए 2012 हारे, 17 हारे, 22 हारे। नहीं, वो जब हारे उसके पहले 4 बार जीते भी तो हैं। खेकड़ा से वो 4 बार एमएलए रह तो चुके। मुझे बताओ कि खेखड़ा से चुनाव लड़ने वाले लोनी के एक व्यक्ति को आप कैसे वहां लेके गए खतौली? गुजरात से प्रधानमंत्री जी बनारस ओके, आकर के चुनाव लड़ क्या सकते हैं, तर्क वो दिया बारी नहीं है। अरे, और जो नाराजगी है वहां, गुस्सा है उत्तराखंड कार्यकर्ता। से आकर के उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी जी बन सकते हैं। और गाजियाबाद और मेरठ एक ही जगह का, एक ही रहा है पहले। मेरठ में, गाजियाबाद में, मुजफ्फरनगर में कोई अंतर नहीं है। और वहां की जनता की दुबे जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एहसास था कि आपसे सवाल क्या किए जाएंगे, इसलिए आप इस तरह के तथ्य लेकर आए हैं। नहीं, जिनका इस चुनाव से या मदन भैया के कैंडिडेचर से कोई वास्ता ही नहीं है। ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो बाहरी कहाँ हैं, वहीं के। गाजियाबाद और मेरठ और मुजफ्फरनगर में कोई बहुत अंतर नहीं है। और खतौली की जनता ने क्या मुजफ्फरनगर में, जयंत जी एक से सेकंड रुक जाओ, हमारी सवाल पार्टी ले के- लो ना, ऐसा क्या हड़बड़ी है? नहीं, आप बताइए। ऐसे जैसे कि मतलब पढ़ के आए हो कि यही बोलना, अरे सवाल ले लो। ये बताओ, क्या मुजफ्फरनगर आरएलडी नेताओं से खाली हो चुका है? वहाँ कोई नेता बनने लायक नहीं है, कोई वर्कर नहीं है आपका ब्रजेश तो जी, उसको टिकट देते। एक ये मुझे- मदन भैया को चिपकाए घूम रहे हो। मुजफ्फरनगर की जनता ने, ब्रजेश जी, मुजफ्फरनगर की जनता ने मदन भैया की डिमांड की। वहां अच्छा। सभी समाज के लोगों ये ने मैं कहा कि पहली इनको बार ही सुन उम्मीदवार रहा हूँ बनाओ। सीपी राय साहब, इनको कि चुनाव यहाँ से डिमांड लड़ाया हो जाए। रही है मदन भैया की। नहीं, वो लोकप्रिय हैं। वहाँ एक पर नेता जो लोकप्रिय हैं। 3 बार अपनी सीट नहीं बचा पाया, आपराधिक छवि का व्यक्ति। नहीं, आपराधिक छवि ठीक। नहीं है, कहीं भी आम कोई शोहरत आपराधिक छवि उनकी नहीं क्या है? गाजियाबाद में कुंडी खटखटा के पूछ लो, नहीं। उनको ले जाके आप खतौली में थोप आए हो। आपको पता है वहां कितना बवाल हो रहा है खतौली में? नहीं, कहीं कोई मुजफ्फरनगर में बवाल आरएलडी नहीं के है। वहां भीतर। सभी समाज के आरएलडी लोग, का हर नेता आपसे नाराज है। सभी समाज के लोग, किसान, नौजवान, सब लोग जो है उनके उम्मीदवारी से खुश हैं। और सबने दुबे जी, सर्वे करा लो, सबने मैं जैन चुनौती जी से से कह जो रहा है मांग की थी दुबे जी, कि सर्वे करा लो। इनको उम्मीदवार बनाया जाए। मैं खुद कल और मुजफ्फरनगर सबकी गया मांग था, पर, सबकी सिफारिश एक पर, कार्यक्रम में गया जनता था, की सब इस सिफारिश बात को पर। लेकर विरोध कर रहे थे कि कहां से बाहर ही लाके बिठा दिया। ये तो दुष्प्रचार है, इसका कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो वो दुष्प्रचार पर अब ये उतर लो, आती है। प्रत्याशी आप ले जाओ, गाजियाबाद के आदमी को खतौली में जबरन चुनाव लड़ाओ और कहो ये बीजेपी का प्रोपोगंडा। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? नहीं, तो हम मदन भैया को बीजेपी के कहने पे लाए हो? ब्रजेश जी, मदन भैया को वहां की लोकल जनता उनके साथ है। लोकल जनता ने मांग की और जनता की मांग पर, जनता के अनुरोध पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और जयंत जी ने तो उसके बाद प्रत्याशी बनाया। रुको, लगे हाथ सीपी राय जी से पूछ लेते हैं ना, ये तो जानते हैं, ये तो देखे हैं। बताओ भाई राय साहब, ये कौन सा बात बता रहे हैं? ये तो हमें तो मतलब बाउंसर डाल रहे हैं ये तो। क्या मुझसे क्या सवाल है? अब बताओ ना, मदन भैया कौन है और उनको काहे लिए प्रत्याशी बनाया है? अब मैं क्या कहूँ, मेरे वर्कर, मेरे कार्यकर्ता रहे हैं और ठीक है, प्रभावशाली आदमी। एक बार मेरठ में रैली होनी थी नेताजी की, बहुत बड़ी। क्या थी रैली होनी थी, हम इंतजाम में आए थे, तो मुझे मदन भैया की मदद लेनी पड़ी थी वहां से बसें ले जाने के लिए, तब मेरठ में रैली हो पाई थी वो। ये पुरानी बात है, 1991 की, 91-92 की बात है। ये प्रभावशाली है, तो उसका बहुत प्रभाव है और काफी उसके समर्थक लोग हैं। हो सकता है कि वहां पर भी प्रभाव हो, लोनी में भी। अरे ये लोनी का चुनाव थोड़ी हो रहा है, तो खतौली का हो रहा है। राय साहब, आप कोई दबाव में लग रहे हो मुझे? नहीं, खतौली से हो सकता है कि इनकी वहां भी पॉपुलैरिटी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। कह रहे हैं पब्लिक लेकिन डिमांड मदन की। भैया अरे अपने- मुजफ्फरनगर के लोगों का क्या शौर्य, कौशल और राजनीतिक विरासत इतनी कमजोर है कि गाजियाबाद वाले उनका नेतृत्व करेंगे? देखना पड़ेगा, क्योंकि मदन भैया गुजर है। अब खतौली में वहां पर गुजरों की क्या तादाद है, क्योंकि जो भी राजनीतिक फैसले होते हैं, चाहे जो कर रहे हो, वो जातिवाद को लेकर के ही करते हैं कि जातिगत समीकरण क्या है, दूसरी बदलों से किसके आने की संभावना है, उसी को लेकर करते हैं। मुझे अभी तुरंत याद नहीं कि मैनपुरी के इक्वेशन पर मैं आपकी समीकरण क्या त्वरित है। टिप्पणी चाहता हूं कि मैनपुरी के चुनाव को आप किस दृष्टिकोण से देखते हो? वहां क्या इक्वेशन है और डिम्पल यादव के आने के बाद क्या परिवर्तन महसूस? ब्रजेश जी, शुरू में ही आपने एक बात कहा था, डिम्पल मेरे लिए बहू है, बेटी की तरह है, मुझे शुभकामनाएं। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि पिछला चुनाव काफी कड़ा रहा था। नेताजी जैसे इतने बड़े दिग्गज के चुनाव लड़ने के बावजूद, मायावती के जाके प्रचार करने के बावजूद, जो नेताजी 3 लाख के ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते थे,
वो पिछली बार केवल 96,000 वोट से चुनाव जीते और वहां पर जो साथिया लड़ा था बीजेपी का उसको 4,30,000 वोट मिला और नेताजी को शायद 5,24,000 वोट मिला था। चुनाव में कड़ा मुकाबला है। मैं कई जगह पहले भी कह चुका हूं, पहले दिन लिख चुका हूं। हो सकता है, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि मेरी बेटी बहू का सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि डिंपल यादव को ऐसी परिस्थितियों में, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से कई झटके झेल चुकी है, ऐसे में डिंपल को शायद मैनपुरी में दांव पर नहीं लगाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में। ओके, मैं एसबीएसपी के अरुण राजभर को थैंक यू राय साहब, शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। शुक्रिया राय साहब। पार्टी को बड़ा धक्का लगेगा जी, समाजवादी पार्टी का काडर डिमोरलाइज होगा और समाजवादी पार्टी के सामने बहुत ही दुविधाजनक स्थिति आ जाएगी। मुझे लगता है जी राय साहब मुझे सुन पा रहे हैं। और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी अपनी लड़ाई में, वो मजबूती से लड़ेगी और हराने की पूरी कोशिश करेगी, ये भी मैं मानता हूँ। थैंक यू राय साहब, शुक्रिया। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। आज डिंपल के नामांकन के बाद आपके खेमे में इतना चेहरे क्यों आप लोगों के उड़े हुए हैं, एकदम रंग उड़ा हुआ दिख रहा है? नहीं, देखा मैंने कि नामांकन से पहले बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें किए गए कि ये होने जा रहा है, ऐसे होने जा रहा है। लेकिन मैं भी देखा कि जो लखनऊ में था वो लखनऊ में ही रह गया, जो मैनपुरी में था वो मैनपुरी में ही रह गया। बातें बड़ी हुई, शाम भी हो गया, हकीकत सामने नहीं आया। अंदर खेमे में बड़ी लड़ाई युद्ध स्तर पर हो रही है, परिवार आपस में लड़ रहा है। मैनपुरी की जनता पूरी कंफ्यूज हो चुकी है, खतौली की भी जनता पूरी कंफ्यूज हो चुकी है। शायद इन परिवार की आपसी लड़ाई में तीसरा लड़ाई मारेगा, ये हमें अभी दिखने लगा है। हमारे संगठन के लोग, हमारे प्रत्याशी रमाकांत कश्यप जी आज कई गांवों में दौरा भी किए हैं। हमारे संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता विभिन्न गांवों में दौरा किए। जो वहां के रिपोर्ट हमारे तक आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां लड़ाई बहुत घमासान होने जा रहा है। अब आदरणीय अखिलेश यादव अच्छा, जी एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। ये घमासान किसके बीच होने जा रहा है? जस्ट सेकंड, आपने कहा घमासान होने जा रहा है, घमासान किसके बीच होगा? घमासान जनता के बीच में होने जा रहा है। ओके, जनता के बीच में होने जा रहा है। और जिन जनता के बीच में सारे प्रत्याशी जो भी अभी तक आए हैं, जो अभी नहीं आए हैं, जो आने वाले हैं, सब जनता के बीच में घमासान करेंगे। लेकिन पूर्व के इतिहास को देखेंगे, वर्तमान के इतिहास को देखें तो बड़ा आसमान जमीन का फर्क दिख रहा है वहां। और लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं है। हम भी जो आजमाइश कर रहे हैं, जो हमने काम किया है, जो हम लोगों ने मेहनत किया है, उसका भी परिणाम हमें पहली बार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले भी कुछ किए, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जब बीजेपी अभी डिंपल यादव के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खोज पाई है, तो आपको कौन गिनता है मैनपुरी में? नहीं, देखिए वही यही तो बात है कि जिसको लोग कमजोर आंकने लगते हैं, वो जब परिणाम आ जाते हैं तब उसकी असली कहानी सामने आ जाती है। वो सर पार्टी है, वो अपनी रणनीति बना रही है और जिस हिसाब से वो रणनीति बना रही है, वो अपने प्रत्याशी उसके तय होंगे कब आएंगे कब नहीं आएंगे। लेकिन तो प्रत्याशी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सबसे पहले दी और हमारे प्रत्याशी लगभग 40-45 गांवों का भ्रमण अब तक हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहे हैं वहां तक आ गए। और हम कल बैठक भी कर रहे हैं लखनऊ में, अपने उस पश्चिम इलाके के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाए हैं, पूर्वांचल के इलाकों की बैठक, और वहां रणनीति बना करके हमारे सारे कार्यकर्ता उस मैदान में जाएंगे, देखेंगे। हम भी रिहर्सल करेंगे, क्या रिजल्ट आते हैं, जीत हार क्या होती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हम काम करेंगे उसमें जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उसी से हमको ये आकलन होगा कि वहां की लड़ाई आगे भविष्य में क्या होगी। उस परिदृश्य से हम आपके बीच में, बीजेपी अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? आपको क्या लगता है कि मैनपुरी के मुकाबला किस तरह का होगा? देखिए, मुकाबला बहुत आसान नहीं है। वहां जो 2019 में सपा बसपा गठबंधन में हर जिले के जो लोकसभा सीटें थी, आप वहां के समीकरण देखेंगे, ये समीकरण गठबंधन किसी से नहीं, अकेले गठबंधन आरएलडी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी लड़ रही है, जो दिखाया जा रहा है। लेकिन तीसरे को कोई आंकने को तैयार नहीं है। जनता वहां कई नाराज है, बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो बहुत नाराज हैं, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अभी करना क्या है। जो लोग जिसके बीच में, अरुण राजभर जी, एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न ले लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल नहीं होंगे। एक सवाल, अभी ठीक 8 महीने पहले आप उसी मैनपुरी में ओम प्रकाश राजभर साइकिल के लिए वोट मांग रहे थे उसी इलाके में। 8 महीने बाद आप उनके खिलाफ खड़े हो और अपने लिए वोट मांग रहे हो। लोग वो वाली बात मानेंगे कि ये वाली बात मानेंगे? नहीं, ये तो
नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखेंगे तो 2022 में दोनों लोग कांग्रेस सपा एक साथ होकर के वोट मांगे थे। 2019 में बहन जी आदरणीय नेताजी एक साथ खड़े होकर के वोट मांगे थे। हम भी 2022 में वोट मांगे थे। तो वो मामला नहीं, वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए, अपनी वजूद को बचाने के लिए वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब अपने दम पर वहां अपनी वजूद को बचा रही है। अगर हम वहां कुछ वोट अपना जो पाएंगे, एक आरोप लग रहा है उससे कि आप हमारा वोट आकलन कटवा होगा की कि हम भूमिका कितना काम निभाने किए के लिए हैं। वहां पर लेकिन पहुंचे हैं और आप बीजेपी की राह आसान करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो आरोप समाजवादी पार्टी लगाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रही है। परिवार को तो मना नहीं पा रहे हैं, परिवार तो खुद ही नाराज है, जनता को तो वैसे कंफ्यूज किए हुए हैं। तो वो आपस में लड़ करके वो हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं, वो अपने अंदर झांकें कि हमारी कमी क्या है, हमें उनसे कोई लेना देना ओके, नहीं। वो तो अब एक सवाल है राष्ट्रीय लोकदल के बारे में खतौली सीट से। खतौली सीट पर ये मदन भैया को ले गए हैं लड़ाने, और दुबे जी से जब मैंने सवाल किया तो पता नहीं कहां कहां के तर्क दे रहे हैं। समाज देखिए ना, गोल गोल कैसे घुमा रहे थे। हमारे दुबे जी हैं, बैठे हैं आदरणीय अनिल दुबे जी, वो पहले से हार मान चुके हैं, इसलिए दूसरे जिले के लोगों को वहां भेज करके ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो मैं अपराधियों का संरक्षण दे रहा हूं, मैं बवालियों का दे रहा हूं, मैं गुंडों का संरक्षण दे रहा हूं। तो वो एक चेहरे जो पहले से है कि हम आरएलडी का जो एक चरित्र है कि हम अपराधियों को मनोबल बढ़ाएंगे, अपराधियों को आगे बढ़ाएंगे, तो वही कर रहे हैं। परिणाम तो वहां क्या आएंगे वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ये पहले हार स्वीकार कर लिए हैं कि हम जीतने नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे जिले के ला करके हम उसको ये सौंप रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, बस लड़ने के लिए जा रहे हैं, जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं। जीत तो वहां क्या होगी आपके सामने आ जाएगा। अनिल दुबे जी, ये तो आपके मुंह पर आपको भला बुरा कह दे रहे हैं। थैंक यू अरुण। चुनाव लड़ रहे हैं अनिल दुबे जी, ये तो मुंह पर भला बुरा कह रहे हैं। नहीं, अब वो क्या कह रहे हैं, अब मतलब एसबीएसपी भी आप पर उंगली उठाएगी। अब उंगली उनके उठाने का, और आप देखो बर्दाश्त कर रहे हो, आप कितना डिफेंसिव हो। नहीं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। नहीं, हमारा डिफेंसिव नहीं है, हमारा उम्मीदवार है, हमारा उम्मीदवार लोकप्रिय है, वहाँ की जनता की मांग है, जनता ने कहा, जनता जो कहती है हम उसके साथ हैं। आज भैया 3 दुबे लोग हैं, शुक्रिया। रुक जाओ, अब शैलेंद्र दुबे के पास चलते हैं। आज 3 दुबे हैं, तीनों क्रांति कर रहे हैं आज। शुक्रिया शैलेंद्र दुबे जी, धन्यवाद। ये बताइए कि एक तो डिम्पल यादव का मैनपुरी में कैंडिडेचर, बीजेपी का अब तक प्रत्याशी न देना, और मैनपुरी के इक्वेशंस, इनको आप किस नज़रिए से देखते हो? समाजवादी पार्टी के लिए कोई चैलेंज है वहाँ या नहीं है? और तीसरा, ये राष्ट्रीय लोकदल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है खतौली में? देखिए ब्रिजेश जी, धन्यवाद आपका। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा गृह क्षेत्र मैनपुरी है एक्चुअली। तो समाजवादी पार्टी या भाजपा या अन्य जो भी पक्षकार हैं, मेरा आकलन ये है स्पष्ट कि इस पूरे राजनीतिक खेल में अगर कोई व्यक्ति जिसको लाभान्वित होना है या वो हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति हैं, वो हैं रामगोपाल यादव जी। अब मैं इसका विश्लेषण कर दूं आपको विस्तार से, क्योंकि डिम्पल यादव का जो फैसला करना अखिलेश जी के द्वारा, मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। मैं उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल मानता हूं इस फैसले को। ये उनके लिए बहुत सुनहरा मौका था कि जिस तरह से परिवार में जो है एक आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे पीछे, मतलब कई वर्षों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। नेताजी जब जीवित थे तो जाहिर सी बात है उनका एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव और उनका जो अपना ऑरा था, उसकी वजह से शिवपाल जी भले ही उन्होंने अपनी पार्टी बना ली हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से वो अपने को अलग नहीं कर पाए थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनके पास जो है अखिलेश जी के पास सुनहरा मौका था कि वो शिवपाल जी को जो है ये चांस देते, मौका देते, और जैसे कि एक रामगोपाल जी राज्यसभा में, दूसरे चाचा जो है लोकसभा में पहुंच जाते, तो मेरे ख्याल से प्रदेश में उनके लिए मैदान पूरी तरह खाली हो जाता। अगर मान लीजिए शिवपाल जी की जगह अगर दूसरा में अगर विकल्प मानता तो दूसरा तेज प्रताप यादव को मौका देते, क्योंकि अगर आपको मैं आंकड़ा रखना चाहूं तो 2019 शैलेंद्र जी, जब आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप को लड़ा दो, शिवपाल को लड़ा दो, तो फिर डिम्पल यादव में कौन सा कमी है? मैं आ रहा हूं उसी पे। देखिए इससे क्या गलत मैसेज जाएगा। तेज प्रताप यादव का मैं क्यों कह रहा हूं कि यदि शिवपाल जी को अगर लड़ाने की जगह अगर उनको नहीं लड़ाना था, तेज प्रताप को लड़ा देते, क्योंकि तेज प्रताप ने उपचुनाव के अंदर जो है जीत का मार्जिन बढ़ाया था। नेताजी का मार्जिन 1 लाख से कम का था और तेज प्रताप का बढ़ा था काफी। अब डिम्पल के साथ ये ड्रॉबैक ये है। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों डिम्पल को किसके कहने पर ये उतारा जो है। रामगोपाल जी का क्या सोचना है कि डिम्पल जी ने जो है कन्नौज सीट अभी हारी है 2019 में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक सुरक्षित सीट का जो है तलाश की जा रही थी।
तो रामगोपाल जी का सोचना ये है कि डिम्पल जी को अगर यहाँ हम उतार देते हैं, अगर जिनके जीतने की संभावना मान लीजिए उनके आंकलन के हिसाब से अधिक है, सिंपैथी वगैरह की वजह से, उनके आंकलन के हिसाब से, तो क्या है कि हमारे को जो बगल वाली सीट है फिरोजाबाद में, उनके लड़के के लिए उस पर कोई दावेदारी कोई और दूसरी नहीं होगी। यदि वो हार भी जाती है तो ये होगा कि भाई सबसे सुरक्षित सीट पे वो नहीं जीत पाए। तो आपके मुताबिक ये सारा गेम प्लान प्रोफेसर साहब द्वारा रचित है? बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हो सकता है तमाम चुनावी पंडित जो है इस बात से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा आकलन है और मैं इसका जो पाइनियर वो विश्लेषण करता हूं आपके सामने, ये उन्हीं का रचित है और जिसके ट्रैपिंग में पूरी तरह जो है अखिलेश जी आ गए हैं। अब शिवपाल जी देखो, मैनपुरी लोकसभा के अंदर 5 विधानसभाएं हैं। शिवपाल जी की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र भी मैनपुरी के अंदर पड़ता है और पिछले बार जो लगभग 94,000 का जीत का मार्जिन था नेताजी का, उसमें सबसे बड़ी लीड जसवंत नगर से थी 62,000 वोटों की जो है। उसके बाद जो करहल जो हमारी विधानसभा है उसमें कुछ वोट की थी और दूसरी किसने की थी। 2 सीट तो भाजपा ने नेताजी को भी हराया था, मैनपुरी सदर से और भोगांव से। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि किस आधार पर उन्होंने ये फैसला ले लिया। इस पूरे गेम में अगर कोई मतलब जीतता हुआ दिखाई देगा तो वो रामगोपाल जी, पहला। अब दूसरा, आपने खतौली को लेकर प्रश्न किया जी, जो आप खुद तमाम आशंकाओं के साथ जो प्रश्न कर रहे थे, मैं खुद बड़ा हतप्रभ हूं कि किस आधार पर उनका चुनाव कर लिया। सैनी बाहुल्य वो सीट है, पिछले चुनाव में जो वो विधायक जिनकी सदस्यता गई है उनका जीत का मार्जिन कम हुआ था। 2017 में उनका मार्जिन लगभग 30,000 वोटों से ज्यादा था। क्यों? क्योंकि आरएलडी ने भी सैनी समाज से का ही एक प्रत्याशी उतारा था 2022 के अंदर, तो वो जीत का मार्जिन कम हो गया, 16,000 के आसपास हुआ। हाँ, उनको शायद अगर ये आकलन करना चाहें कि 2012 के चुनाव में एक जो गुर्जर प्रत्याशी करतार सिंह भडाना जी आरएलडी की सीट पर जीत गए थे, तो उनका और मदन भैया से कोई तुलना ही नहीं है। जो आप जिन एलिगेशंस और जिन चार्जेस की बात की है, जाहिर सी बात है, भड़ाना तो भगोड़ा प्रत्याशी रहे, वो तो डर के मारे चुनाव से नाम वापस ले लिए थे, वो तो भगोड़ा हो गए थे, बाद में किसी के समझाने बुझाने पे आए थे, लौटे थे वो। जाहिर हाँ, वो ठीक है। तो उनको लगातार देखिए, ये लगातार जब इस तरह के आप फैसले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो असल में मेरी यही सब बात इन लोग को बुरी लग जाती है, क्योंकि इन्होंने जो पिक्चर क्लियर रहती ना, पीछे वाला याद रहती है कि क्या कांड करके आए हैं। देखिए ऐसा है, अब टेलीविजन पे बैठकर जो है पार्टी का पक्ष रखना उनकी लक्ष्मण रेखा है, वो ठीक है एक हद तक, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप बौद्धिक उसको शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। 2 सीट की बड़ी चर्चा है, मैनपुरी और खतौली, और खतौली से ज़्यादा चर्चा मैनपुरी की है। आपके विचार क्या हैं? मुझको लगता है कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, इसको लोकसभा और विधानसभा 2 अलग अलग चीज़ों में बांट देना चाहिए। ऐसा माहौल बन रहा है कि लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ज़्यादा भारी पड़ सकती है और विधानसभा का जो दोनों सीटें हैं उपचुनाव की, वो बीजेपी जीतने की कोशिश में है, क्योंकि समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिसमें डिम्पल यादव मजबूत स्थिति में दिखती है मैनपुरी में। अब लेकिन खतौली में बीजेपी पहले से जीती थी, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तमाम विरोध था, तब भी बीजेपी जीती। अब तो उतना विरोध भी नहीं है। आजम खां की सीट पर लोकसभा में भी देखिए वो हार गए, उपचुनाव हुआ और वहाँ ये हुआ कि उनको वोट ही नहीं डालने दिया गया उनके लोगों को। तो जब लोकसभा में नहीं डाल पाए तो विधानसभा में क्या डाल पाएंगे? तो यहाँ दोनों जगहों पर ऐसा लगता है कि बीजेपी मजबूत रहेगी। हाँ, बीजेपी ने भी, ये बहुत सारे लोग अंदर खाने मानते हैं कि डिम्पल के मामले में प्रत्याशी देना ही एक बहुत बड़ी कठिन अभी चुनौती है। जीत हार तो बाद में आएगी। देखिए ये स्पष्टता है, जो लोग सियासत में उनको पता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से मुलायम परिवार के लिए सीट बहुत बड़ी रही है। मुलायम सिंह नहीं है सियासत में, पहला उपचुनाव है, उनकी विरासत को लेकर उनकी बहू वो चुनाव लड़ने गई है। लेकिन डिम्पल यादव खाली मुलायम की बहू नहीं है, वो 2 बार पूर्व सांसद रह चुकी हैं और वो सियासत को जानती समझती हैं। अखिलेश यादव जो पूरे उपचुनाव में कहीं प्रचार नहीं करते थे, वो पार्टी का अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी है, वो लगातार चुनाव प्रचार करेंगे, वहाँ रहेंगे। तो ये जो स्थितियां हैं ये बताती हैं कि लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा डिफरेंस है। अब बात आती है कि शिवपाल यादव,
आज ये बात आई कि शिवपाल से ही पूछकर डिम्पल को चुनाव लड़ाया गया है और वो पूरे चुनाव के दौरान मौन भी रहेंगे। अब बात आती है कि ये 22 नवंबर की जो आने वाली तारीख है, इस दिन मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होता है। पूरा सैफई परिवार एकजुट रहेगा और उसके माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहेंगे, तब इस चुनाव की तस्वीर खुलेगी। अभी 18 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है, तब तक बीजेपी भी कोई कैंडिडेट तैयार कर ले। मैनपुरी में इनका एक कैबिनेट मंत्री भी है, अगर कोई नहीं मिलेगा तो उधर जा सकती है। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुछ पार्टियां, भाई राजनीति में हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़े, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्लीपर सेल की तरह है, कुछ लोग वोट काटते हैं, कुछ लोग सुपारी ले लेते हैं कि जीतने की नहीं हराने की, उनके लिए भी तमाम बातें लोग कहते हैं। तो ये चुनाव तो तमाम तरह के चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये क्या आ रही है कि शिवपाल के साथ हम एक आदमी को छोड़ते हैं। अगर बीजेपी किसी को लड़ाती है तो मुलायम की दूसरी बहू अपर्णा यादव का स्टैंड क्या होगा? क्या वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जाएंगी? तब ये बड़ा रोचकता होगी देखने में। ब्रजेश जी, सियासत में विरासत को बचाने का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो किसी एक के नाम से सियासत करते हैं। मुलायम सिंह के जाने के बाद अब अखिलेश और डिम्पल ही सर्वमान्य नेता बचे हैं। अब प्रोफेसर राम गोपाल यादव क्या उनका क्या चलती है, क्या खेल होता है, इस पर तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि पावर, ताकत जहाँ होती है वहाँ जनता भी जाती है, वहाँ वोट भी मिलता है। जहाँ पावर, शक्ति नहीं है, वहाँ पर लोग वोट देख के कहते हैं अपना वोट खराब क्यों करें। कांग्रेस को, बसपा को देखिए आज पावर में नहीं है, उनको लोग वोट देना नहीं, उनको कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलते हैं। तो ये तो सब वक्त की बात है। ये शैलेंद्र दुबे जी अभी कह रहे थे कि राम गोपाल यादव जी का, प्रोफेसर साहब का गेम प्लान है ये सब। देखिए, इतना गंदा सियासत का शायद अभी तक चरित्र हुआ नहीं है। और राम गोपाल राज्यसभा के सांसद हैं, वो डिम्पल यादव को लड़ाने की पैरवी कर सकते हैं, लेकिन गेम अगर होता तो अखिलेश यादव के हाथ में जब चाहे तब डिम्पल को राज्यसभा का सांसद बना दें, वो कहाँ जाएंगे इज्जत फंसाने के लिए। लेकिन यहाँ विरासत को लेकर एक जरूरी चीज़ है जो डिम्पल यादव के रूप में वो लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं कि मुलायम सिंह के विरासत को, उनकी कामों को उनकी बहू आगे बढ़ाएगी। तो ये आप इसको इस नज़रिए से देखिए, वैसे मेरा जो मानना है। लेकिन अब मुलायम सिंह रहे नहीं, लोगों को लगता है कि भाई हर पेड़ जरूरी नहीं है कि फल दे, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो छाया ही देते हैं, उनकी छाया से लोगों को बड़ा संतोष मिलता है। हर पार्टियों के अपने महापुरुष हैं, उनके नाम पर वो सियासत करते हैं। तो सुनिएगा, आज वसीम बरेलवी की 4 लाइनें सुनाऊंगा जी, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। और फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाए कैसे। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। आनंद जी, बीजेपी इस बार जब मैनपुरी, खतौली और रामपुर में चुनाव लड़ने जा रही है, और आप जैसा कि डिबेट के पहले राउंड में बता रहे थे कि आप बहुत ताकत के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं, आपके पास मुद्दे क्या हैं? और आपको पता है कि मैनपुरी में अखिलेश यादव मिलेंगे, रामपुर में आजम खां मिलेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर जो हमने राज्य में किए हैं और केंद्र सरकार के स्तर पर जो हमने कार्य किए उनको लेकर जनता के बीच जाएगी और उसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैनपुरी की सम्मानित जनता आज ये देख रही है कि किस तरह से अखिलेश यादव जी ने, देखिए, मुलायम सिंह जी के समय में समाजवादी पार्टी बनी,
मुलायम सिंह के रहते रहते ही समाजवादी पार्टी जो है वो परिवार की पार्टी बन गई, और अखिलेश जी के आते आते ये एकदम स्व केंद्रित पार्टी बन गई। यानी परिवार में भी माइक्रो परिवारवाद, मतलब माइक्रो परिवार, सिर्फ पति पत्नी और बच्चे, यहां तक सिमट के रह गई। तो खतौली की जनता ये देख रही है कि किस तरह से एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को, जिसके ऊपर 31 मुकदमे, अभी मैं सुन रहा था दुबे जी कह रहे थे कि कोई मुकदमा नहीं, 31 मुकदमे हैं, उसमें जो है एक मुकदमे में 22 साल बाद उन पे आरोप भी तय हो गए हैं। चंदर सिंह, आप लिस्ट ले आइए, आप बता दीजिए अगर एक भी मुकदमा है तो आप लिस्ट ले। मैं बता रहा हूं, देखिए इन आरोपों में कोई दम नहीं दिखा। दुबे जी, अरे आपको दे रहा हूं टाइम, अभी बोल लेना, उनको कह लेने दो। सुन लीजिए ना, अभी काहे इतना अपना रहे हो, देंगे टाइम, बोल पूर्व तसल्ली से जवाब देना। मैं एकदम, और आनंद दुबे को निकलने ना देना जब तक जवाब ना दें। पूर्व विधायक चंदर सिंह के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें 22 साल बाद इनके ऊपर आरोप तय हुआ है, और उसमें इनके खिलाफ जल्द जो है फैसला होने वाला। एक इसके अलावा स्वतंत्र रस्तोगी अपहरण कांड में इन पे मुकदमा, इसके अलावा 31 मुकदमे, एक दो नहीं है, ये जाके चेक कर सकते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। एक विषय तो आप समाजवादी पार्टी का एक ही जो फॉर्मूला है, या उसके साथ जो आरएलडी वाले नहीं, ये देखिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ ही है ना। तो इन लोगों का ये परिवारवाद और माफियावाद, सांप्रदायिकता, आपने देखा कि किस तरह से नाहिद हसन हाजी यूनुस को इन्होंने टिकट दिया था पिछले चुनाव में। मदन भैया बहुत ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, और उनका जनाधार भी बहुत है। देखिए ये आप हो सकता है भयभीत होकर ये बात बोल रहे हो। नहीं, जनता ने तो बड़े बड़े पैसे वाले और जनता ने तो बड़े बड़े माफियाओं को जो है वो उनकी हैसियत बता दी है। ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी की जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है, और जनता इसका फैसला करेगी। हाँ, ये जरूर है। अगला आदमी गाजियाबाद से जाके आपको खतौली में चुनौती दे रहा है, और आप प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हो। बातें चाहे आप जो कर लो। ब्रजेश जी हमें चुनौती नहीं दे रहा, वो तो चुनौती जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए बनने वाले हैं। आने वाले समय में आप देखते रहिए, और इसी चुनाव में वो चुनौती बन जाएंगे इनके लिए। और चुनौती तो छोड़ दीजिए, इनको अपना फेस सेविंग करने का भी मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बता। अच्छा, मैनपुरी के सवाल पे आप कट के निकल ले रहे हो, आज खतौली पे बहुत बोल रहे हो। मैं मैनपुरी पे भी आ रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि मैनपुरी में देखिए, मैंने बताया कि परिवारवाद से माइक्रो परिवारवाद की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ चुकी है। अब जब ये चुनाव हार जाएंगे, आने वाले समय में जब ये चुनाव होगा, तब ये कहेंगे ईवीएम ने धोखा दे दिया, तब ये कहेंगे प्रशासन मिल गया था, तब ये कहेंगे कि ईडी और सीबीआई का भय दिखा, बहुत सारी चीजें जो है इनके पास आ जाएंगी। लेकिन ये इस बात को नहीं महसूस कर रहे हैं कि जनता लगातार इनको कह रही है कि भाई ये परिवारवाद जो आप एकदम रिजर्वेशन, आपका मुद्दा सिर्फ परिवारवाद होगा? नहीं, हमारा मुद्दा सब कुछ होगा। जो इनके समय में जो इनके जो कुशासन इन्होंने उत्तर प्रदेश में रखा वो है, इसके अलावा परिवारवाद है, किस तरह से ये माफिया और गुंडों को संरक्षण देते हैं, ये सारी चीजें लेकर। अच्छा, अनिल दुबे से रुका नहीं जा रहा, मैं उनको मौका देता हूं। दुबे जी जवाब दो। नहीं, वो तो देखिए हार की उनको अभी से है। नहीं, अभी तो बहुत आक्रामक हो गए, पकड़े नहीं, आप बोलो ना। वो खतौली हार की उनको लग गया कि वो अच्छा, मुकदमा गिना दिया तो आपकी आवाज कहाँ मुकदमा आ गया? मैंने कहा ना कोई लिस्ट लेकर के आऊं, कोई प्रमाण के साथ लाऊं मैं। आप कौन सा प्रमाण? नहीं, अब प्रमाण ये इस बात को तो मैं ब्रजेश जी नहीं मानने वाला हूं। ये कोई लिस्ट लेकर के आऊं, कोई प्रमाण? ब्रजेश जी झूठ बोल उनके ऊपर कोई आनंद जी रुक जाओ, देखो आपकी बारी, मैंने उनको रोक दिया था। अब आप ऊपर कोई मुकदमे नहीं है, रखिए जी, बोलिए अनिल दुबे जी। मुकदमे नहीं है, 4 बार विधायक रहे हैं, और वहां की जो जनता की ने उनकी क्या मुजफ्फरनगर नेताओं से खाली हो गया है कि गाजियाबाद वाले मुजफ्फरनगर चलाएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश का खाली हो गया था, जो गुजरात से आकर के प्रधानमंत्री जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का खाली हो गया था ब्रजेश जी। ये तो बड़ा ताव खा रहे हो दुबे जी, सवाल कर रहे हैं तो आप जो है अकड़ रहे हो। मेरठ में और मुजफ्फरनगर में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं। मेरठ और हम तो कहते हैं गाजियाबाद वालों को ही लड़ा लो। वहाँ की जनता कह रही भाई मदन भैया को चुनाव लड़ा दो। किसने कहा है? मुझे 2-4 लोग तो लाओ, उनका बयान करा दो जो कह रहे हैं। आप सब सर फोड़ रहे हैं वहाँ पे। आप तो उत्तर प्रदेश में आपके सारे हैंड्स हैं, आपका चैनल है, आप बिल्कुल बयान करा लीजिए। तभी तो सवाल आप बताइए कहाँ कोई विरोध किए? जब सवाल आया तभी तो। नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पराजय देख रहे हैं, वो ये लोग। ओके, ऑलराइट। मनोज जी, ये समाजवादी पार्टी के डमी कैंडिडेट हैं क्या मदन भैया खतौली में? लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने खड़ा कराया उनको। नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी गठबंधन के, महागठबंधन के एक अच्छे और
शानदार प्रत्याशी हैं खतौली के, और आप उन लोगों के पक्ष में कहां खड़े हुए जा रहे हैं? क्यों? जो लोग बलात्कार के दोषियों से, आरोपी से नहीं, दोषी मतलब से, गाजियाबाद से एक राम आदमी को ले रहीम जाके के- मुजफ्फरनगर अरे सुन लड़ाओगे, तो सवाल लीजिए। ना हो आपसे। आज सुन तो लीजिए साहब, आप सुन लीजिए, जो लोग बलात्कार के दोषियों से, राम रहीम दोषी है, आप जैसे एक पत्रकार की भी उसने हत्या करी है, बलात्कारी है, उसके दरबार में भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक होती है, लेटती है। ऐसे लोगों के पक्ष में आप कहां खड़े आ रहे हैं? आप तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के बुनियादी सवालों के सबसे सशक्त प्रवक्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही अरे है, तो मदन जो भैया ही भारतीय मिले जनता थे आपको, पार्टी- क्या लोकल में अरे कोई सुन तो प्रत्याशी लीजिए, नहीं मिला? अपराधियों के साथ इनका गठबंधन तो थोड़ा सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एक अपराधी के सामने लेट गई, नतमस्तक थी, जाके जितवाई अपने एमएलसी प्रत्याशी को, उसको खोजे, बेचारे को आदमी नहीं मिला। आप नहीं कौन जानते? था प्रत्याशी? कौन? ब्रजेश सिंह को किसने जितवाया? हाँ, तो अब पूछिए ऐसे ना खुल वहाँ के क्या नाम हाल लो है। ना। उसके बगल में सुनिए साहब, उसके बगल में मिर्जापुर से कौन प्रत्याशी? जो भारतीय जनता पार्टी एडीआर की रिपोर्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी होती हो, बलात्कारियों से आशीर्वाद लेती हो, जिस भारतीय जनता पार्टी में 84% मुजफ्फरनगर से कौन, विधायक- किसका नाम लेना चाहते थे आप? नाम लेके बात करो। नहीं, मैं नाम नहीं, जैसा कि क्यों नहीं आपने नाम कहा। लो? नाम लो, अगर मदन जो भैया अपराधी पर सबका कोई- नाम लो। अगर मदन भैया पर कोई आरोप हुआ हो, आरोप साबित हुआ हो, तो जरूर मदन भैया को आप दोषी कहिए, लेकिन जिस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ हो उस व्यक्ति को आप जैसा व्यक्ति मनोज जी, डिफेम करे, ये अगर शोभा आप नहीं जिस देता। दिन सजा हो गई ना, उस दिन विधायकी चली जाएगी, हमारे आपके कहने लायक नहीं, ठीक बचेगा ही बात नहीं है। आदमी। लेकिन मैं तो हम आपको उसका इंतजार करें? मैंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, अगर कहीं से गलत हो, भारतीय जनता पार्टी, आप क्या, किन लोगों को, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एडीआर की रिपोर्ट गलत है कि 84% एक सेकंड आनंद जी रुकिएगा अभी। सांसद और ये विधायक, कंप्लीट कर लें दीजिए। सांसद और विधायकों पर ओके, गंभीर मनोज जी, आरोप है। जो शुक्रिया। लोग चिन्मयानंद के पक्ष में खड़े होते हैं, ओके, जो आनंद लोग जी, सेंगर के 20 पक्ष में सेकंड। खड़े होते हैं, ब्रजेश जी, उनके- आनंद जी, और 20 सेकंड। परिवारवाद पे भी थैंक सुन यू लीजिए। करा लीजिए। मनोज जी, परिवारवाद शुक्रिया। पे ही सुन एक लीजिए। सेकंड। अनुराग के पिताजी का नाम क्या है? अनुराग के पिताजी का नाम क्या? आनंद भाई प्रेम कुमार धूमल। आप नहीं जानते? पंकज भाई के पिताजी का क्या नाम है? राजनाथ सिंह। नहीं जानते? कुछ नहीं जानते आप? अरे इतना तो पढ़ लिया करे। ओके, तो जो आनंद लोग जी, परिवारवाद चलो जवाब के दो। सबसे ज्यादा अगर इनके परिवारवाद पे आरोप लगाओगे तो आपके यहाँ तो बाकायदा फ्रेम की फोटो है। पुत्र हैं जयशाह भैया। थैंक अरे यू कितनी बड़ी मनोज जी, प्रतिभा है उनकी भैया। प्लीज कोऑपरेट। थैंक क्या यू, थैंक यू। बीसीसीआई के सचिव बन गए। पूरे Thank you. देश के नौजवानों को आपने अब 14 डिबेट को आगे 17 बढ़ाने साल दीजिए। से धन्यवाद। 4 साल पे आनंद कर जी, दिया। जवाब दीजिए। और उनके 4 साल को थैंक बढ़ा यू, के 7 साल कर शुक्रिया, दिया। शुक्रिया। आप सुचिता की बात करेंगे साहब? ओके, तो आनंद जी, सारे 20 सेकंड आपके गांव पास, में- जवाब बस- दीजिए। बस साहब मैं खत्म कर रहा हूँ। एक सेकंड, अब मनोज जी हो गया, व्यवहारिक बात होती है हो गया। सुपवा तो सुपवा चलनियों बोले। थैंक यू, अब जवाब सुन लो। यस, और तो आनंद जी, ये- गो अहेड। ये बात करेंगे साहब। थैंक यू। आनंद जी बोलिए। देखिए, बहुत छोटी सी चीज पूछ लेता 20 हूं सेकंड इनसे। केवल। 1992 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए? क्या इतने वर्षों में कोई दूसरा ओबीसी या कोई अल्पसंख्यक ऐसा नहीं था जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन अरे सके? बेसिक इश्यूज की बात करिए, कौन किसका अध्यक्ष बना, it doesn't matter। भाई ये तो यही परिवारवाद है ना। ओके, यही परिवारवाद है। सीपी राय जी, जहां अध्यक्ष इस बार की सीट बाई रिजर्व इलेक्शन है। में सीपी राय जी, आपके ब्रिजेश हिसाब से ब्रिजेश क्या प्लीज, मुद्दे ब्रिजेश जी, ज्यादा आपने प्रभावी इतना होंगे? समय दिया उनको तो देखिए, आपको टाइम दे दिया था, ये अतिरिक्त समय दिया चूंकि आरोप आप पे लगे थे। ब्रिजेश जी थोड़ा सा, अच्छा, 10 सेकंड और थोड़ा बोलिए। सा तो 10 सेकंड। इनसे पूछ लीजिए ना कि क्या इनके परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? इनके फर्स्ट फैमिली के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता? और जो बात, थैंक यू, और जो शुक्रिया। इन्होंने कहा, सीपी राय जी इन्होंने बुलाया जाए कहा- स्क्रीन पे। धन्यवाद, तो सुन लीजिए, बहुत बहुत ब्रिजेश जी, शुक्रिया। इन्होंने वही डोंट मेक इट इन्होंने पर्सनल, वही- आपस की इन्होंने डिबेट वही नहीं उदाहरण चलेगी। दिया, जो खतौली सवाल से- मैं करूंगा वही डिबेट चलेगी। एक- थैंक यू, बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल बन सकता सीपी राय साहब, इस ब्रिजेश बार जी, लोकसभा का जो बाई इलेक्शन है और 2 असेंबली सीट पर ब्रिजेश जी, बाई इलेक्शन है, ब्रिजेश जी, इस बार मुद्दे क्या खतौली पे रहेंगे? बोलने सीपी राय जी दीजिए, बोलेंगे। ब्रिजेश जी, थैंक यू, खतौली नो पे बोलने दीजिए। थैंक यू आनंद जी, शुक्रिया। 1 सेकंड रुकिए। सीपी राय जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, केंद्र की सरकार को इतने साल हो गए, 2024 में केंद्र का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा के 2 चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को बने हुए करीब 6 साल होने जा रहे हैं, मतलब 5 साल पूरा करके दोबारा बनी है। तो कायदे से मुद्दे और बहस, अगर ये कोई और देश होता, लोकतंत्र होता, तो मुद्दे और बहस तो वो तमाम वादे होते, वो तमाम बातें होती जो इन सरकार में रहने वालों ने की हैं। विपक्ष में रहने वाले के लिए क्या मुद्दा हो सकता है? उसके लिए तो आरोप लगा रहे हो दुबे जी, लेकिन जो सरकार में है मुद्दे तो उनके उठेंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य से मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होगी। जातिगत गठजोड़, सत्ता का उपयोग,
पिछले चुनाव में रामपुर में केवल 32% वोट पड़ने दिया गया। शाम को आजम भाई का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि हम हार गए, गिनती वाले दिन नहीं, वोट वाले दिन। उन्होंने कहा सीपी राय जी हम आज चुनाव हार गए, केवल 32% वोट पड़ने दिया गया। और तमाम वीडियोस आ गए लाठी मार मार के भगाते हुए। तो अगर लाठी मार के भगा करके या किसी को नॉमिनेशन नहीं करने दे करके अगर इस तरह लोकतंत्र चलाना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मुद्दे सब बेईमानी है, जातिवाद, सत्ता का उपयोग, विपक्ष का धारदार हमला, यही कारण होंगे। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊं, दुबे जी ने मेरी बात को डिटो कर दिया। मैंने संक्षेप में कहा था कि डिंपल मेरी बेटी की तरह है, लेकिन वो फैसला लेना गलत हो गया है। ये अगर कहीं ये उल्टा पड़ गया तो मैं आज आपके चैनल पर कुछ पुरानी बातें मेरी याद होंगी। अकेला मैं था, लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी लेकर के मैंने इस्तीफा दे दिया था राज्यमंत्री। राय साहब थोड़ा वक्त का अभाव है, इसलिए मुझे थोड़ा डिबेट आप संक्षेप में। आखिरी बात कह रहा हूं, अगर डिंपल चुनाव हार जाती है तो समाजवादी पार्टी में आपको एक टूट दिखलाई पड़ेगी। कई लोग समाजवादी पार्टी छोड़ते दिखलाई पड़ेंगे और ये समाजवादी पार्टी को बड़ा धक्का। अरुण राजभर, जो सीपी राय कह रहे हैं कि जनता कोर इश्यूज पर बात नहीं कर रही है, ना विपक्ष कोर इश्यूज उठा रहा है, आप भी तो वही कर रहे हो। आप भी तो बीजेपी की दिशा में आगे बढ़े हो। आनंद जी प्लीज अभी टाइम रुक जाइए थोड़ा, अगर बचेगा टाइम तो दीजिए। जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, थैंक यू राय साहब। अरुण बोलिए। एकजुटता की ये जोर ज्यादा है, इस समाज को वोट ज्यादा है। सिर्फ अरुण बोलिए। भारतीय समाज पार्टी मुद्दे की बात कर रही है। हम जातिवाद जनगणना के मुद्दे लेकर जनता में जा रहे हैं, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के मुद्दे को लेकर जनता में जा रहे हैं, हम शराबबंदी को लेकर के मुद्दे को जनता में लेकर जा रहे हैं। और एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, जो बिजली के बिल बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसको लेकर के घरेलू असल में पाला बदलने से लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि आप कब किसके साथ हो। आपका तो मासिक तय होता है कि इस महीने इसके साथ है, उस महीने उसके साथ है। अपनी क्रेडिबिलिटी तो तय करो। हमेशा जनता के साथ हैं, वो तो चुनावी गठबंधन होते हैं जनता के बीच में। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कोई ऐसा दिन नहीं है। अभी परसों फिरोजाबाद में कार्यक्रम करके आए, आपने देखा कि नहीं देखा? फिरोजाबाद में 5000 की संख्या में लोग जुटे, बड़े लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी संख्या में वहां कैसे जुट गए। तो लोगों का कनेक्टिविटी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर से बन रहा है। आप देखेंगे कि जब वो मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब जाएंगे तो वहां भी बड़ी संख्या में। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र दुबे जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शैलेंद्र जी दिल्ली से। मुझे थैंक यू शैलेंद्र जी। जिन कोर इश्यूज का जिक्र अभी सीपी राय जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात बताइए, जनता भी तो उन कोर इश्यूज के फिक्र नहीं करती ना। कोई जनता उन कोर इश्यूज पर वोट करे तो फिर यहां चिंता किस बात की? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है, कोई एक मुद्दा नहीं होता जो डिसिसिव होता है। आज बदले हुए परिदृश्य में जिस तरह से युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है और ये कन्वेंशनल पैटर्न पे आज वोटिंग नहीं होती। मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं कि विपक्ष के साथियों को अभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आप ये सोचते हैं कि नहीं, जो यूपी और बिहार के तुलना में यूपी में जो अभी काफ़ी बदलाव है कन्वेंशनल पैटर्न की तुलना में, क्योंकि इनसे गलती क्या हो रही है कि जो बीजेपी रूल जो गवर्नमेंट है, उनकी जो बड़ी स्कीम्स हैं उनके लाभार्थी भी एक बड़ी संख्या में है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जनता मतलब बहकावे में एक बार आ जाएगी या प्रशासन से चुनाव जीतना, ये सब तर्क नहीं होने चाहिए। बजाय उसके जो है रियलिस्टिक एनालिसिस करनी चाहिए कि हमारे से कहाँ चूक हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र तो मजबूत तभी होगा ना जब आपकी संख्या बल बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता जो आप चुनाव लगातार हारते रहेंगे, आपका कैडर जो है मनोबल उसका गिरता है। तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि तभी जो स्वस्थ लोकतंत्र बन सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब ने अपने अपने विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।